आता पीसीबी पीसीएम ची तयारी एकाच छताखाली नीट आयआयटी जेईई मध्ये 23 वर्षापासून स्टेट आणि नॅशनल टॉपर्स देणारे कोनाळे कोचिंग क्लासेस 11वी ऑनलाईन प्रवेशासाठी भेट द्या konaleClasses.com. Hello students, welcome back again. This is lecture number 4 on trigonometry. तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स को और हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स उसके ऊपर लिए थे। ये जो लेक्चर है इसमें हम उनकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे जो हमने लेक्चर 3 में थ्योरी डिस्कस की थी। ठीक है, तो डिग्री रेडियन में आपस में क्या रिलेशन होता है ये आपको बता दिया गया था। और एक मेनली जो पार्ट था वो था, चलो मैं उसको एक बार पहले रिकैप दे देता हूं आप लोगों को थोड़ा सा। रिकैप, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए, यानी कि 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन, यानी कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसका कन्वर्स पार्ट ये था कि अगर हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई डिग्री। एक तो रिजल्ट हमने ये डिस्कस किया था। दूसरा जो रिजल्ट था वो ये था कि भाई अगर ये एक कोई भी सर्कल है जिसकी रेडियस r है और इस सर्कल के सेंटर पर एक आर्क जिसकी लेंथ l है, उसके द्वारा जो एंगल सबटेंड होगा, यानी कि अगर ये एंगल थीटा है जो रेडियन में मेजर किया जाएगा तो थीटा विल बी इक्वल टू l बाई r इन रेडियन। तो इस पहले वाले के ऊपर हमने कुछ बेसिक एग्जांपल्स ऑलरेडी ले लिए थे। इसके ऊपर एग्जांपल अभी तक नहीं लिए हैं और इसके ऊपर भी कुछ अच्छे एग्जांपल्स हमें इस लेक्चर में इंक्लूड करने हैं। तो ये आप लोगों को एक बार रिकैप दे दिया मैंने, या L इक्वल टू, यहां पर आप ऐसे लिख सकते हो कि L इक्वल टू आर थीटा। तो बस अब हम जो है कुछ क्वेश्चंस इनके ऊपर लेंगे ताकि आप लोगों का ये कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए और फिर हम आगे बढ़ सकें। तो सबसे पहला काम जो है हमारा, कन्वर्ट एग्जांपल 1, कन्वर्ट 1 रेडियन, कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री मेजर, कन्वर्ट 1 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। ये हमारा पहला एग्जांपल है। डिग्री मेजर बोलना मतलब केवल डिग्री में ही नहीं, उसमें मिनट, सेकंड, तो पूरा मेजरमेंट सिस्टम की बात कर रहा है। जो डिग्री जिसमें था मतलब इंग्लिश सिस्टम की बात कर रहा है, उसमें हमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो, अच्छा यहां पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में दिया जाएगा कि यूज पाई इक्वल टू, या तो देगा 22/7, या कई बार ऐसा बोल देगा कि यूज पाई इक्वल टू 3.14। इन जनरल आपको पता है कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए पाई की जगह 22/7 यूज कर लेते हैं। हालांकि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर है और 22/7 एक रैशनल नंबर है। तो एक इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल नंबर के बराबर तो होता नहीं, तो ये बराबर तो होते नहीं है, बस अप्रोक्सीमेटली इक्वल वैल्यू होती है, इसलिए ऐसा लिखा है। ठीक है, चलिए तो 1 रेडियन, रूल तो सेम ही है। अब रेडियन को आपको डिग्री में चेंज करना है, तो रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए आप क्या करते हैं, 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बाई पाई, और ये हो गया डिग्री। ठीक है, 180 बाई पाई डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 यूज करना है, तो 180 बाई 22/7 डिग्री। ये अभी तक डिग्री में ही है। 22
मतलब 2 से कैंसिल कर रहे हैं और ये 90 हो गया, तो 90 इंटू 7 630 अपॉन 11 डिग्री। अब यहां से आगे मेन प्रोसेस शुरू होता है इस प्रकार के क्वेश्चंस का। अब क्या करो, 630 को 11 से डिवाइड करो, ये देखो कितनी बार एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है और कितना बच रहा है। तो 630 को जैसे एक्चुअल डिवीजन करते हैं आप लोग, 630 को हमने 11 से डिवाइड किया तो 5 बार चलेगा क्योंकि 6 में तो 66 हो जाएगा, ये तो 55 हो गया। अब 8 बच गया और 0 नीचे उतार लिया, 7 तो ये 77 हो गया और 3 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, यानी कि कुल मिला के जो 57 डिग्री मतलब 57 प्लस 3/11, आप इसको ऐसा लिख सकते हो 57 प्लस 3/11 डिग्री, या 57 एंड जो लगाते हैं इंटू लगा देते हैं यहाँ पर, वो एक ही सिंबल है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो 57 डिग्री जो इंटीजर में है वो तो अलग कर लो, और आपके पास इंटू 3/11 डिग्री ये अलग से बच गया। अब जो 3/11 डिग्री, आपको ये मालूम है कि एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। तो 3/11 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, तो 3/11 डिग्री विल बी इक्वल टू 3/11 इंटू 60 मिनट्स, यानी कि 180/11 मिनट्स, इतना होगा 180/11 मिनट्स। अच्छा, अब ये 180 को 11 से डिवाइड करो, 180 को 11 से डिवाइड करेंगे तो एक बार 11 7 बच गया और 0 उतार लिया, 66 हो गया, 4 बच गया, यानी कि 16 टाइम्स तो पूरा डिवाइड हो रहा है, बाकी रिमाइंडर 4 बच रहा है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 180/11 डिग्री जो है, मतलब ये 3/11 डिग्री को पहले मैंने क्या लिखा, 57 डिग्री इंटू 3/11 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग जो मिनट है वो हो गया 180/11 मिनट्स। 180 को जब 11 से डिवाइड किया तो ये ऐसा हो रहा है 57 डिग्री, और ब्रैकेट में कितना बच गया 180/11 में 16 एंड 4/11, तो 16 एंड 4/11, देखो यहाँ प्लस लगा लो, चाहे 16 एंड 4/11 इस सिंबल में मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में वो एक ही बात होती है, ये आप लोगों को बचपन से ही मालूम है ना। और ये मिनट्स में चेंज हो गया। अब इसमें जो मिनट है वो 16 मिनट, ये तो अलग हो जाएगा पार्ट, है ना, और बाकी का बच गया आपके पास ये, तो 57 डिग्री 16 मिनट्स और 4/11 सेकेंड्स, 4/11 मिनट, सॉरी ये 4/11 मिनट्स ही बचा है। अब मिनट से छोटी जो यूनिट है वो है सेकंड, तो अब हम इसको किस में चेंज करेंगे, सेकंड में चेंज करेंगे। तो ये मिटा देता हूं मैं, इधर जगह बन जाएगी और इधर भी जगह बना, ठीक है। तो 4 देखो एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, एक मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 4/11 जो मिनट है वो कितना हो गया, 4 इंटू 60/11 सेकेंड्स, यानी कि कितना हो गया 240/11 सेकेंड्स। करो डिवाइड, तो 240 को आप 11 से डिवाइड करोगे तो 11 से 2 बार तो हो गया 22, फिर 2 बच गया तो 20, एक ही बार चलेगा केवल, 9 हो गया, एक 0 उतार लिया पॉइंट लगा के, 88 तो 2 बच गया, मतलब कुल मिला के 21.8 के आसपास हो गया, 21.8। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू, या इधर से भी हम थोड़ा सा जगह बना सकते हैं, मतलब जो ये नीचे तक का तो आप लोगों ने लिखा ही हुआ है तो यहीं से कंटिन्यू कर लेते हैं। 1 रेडियन इज इक्वल टू
57 डिग्री 16 मिनट्स, और जो 4/11 मिनट था इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड कितने हुए थे? 240/11 सेकंड्स। फिर आपने डिवाइड किया 240 को 11 से, तो ये आया 21.8, तो 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21.8 सेकंड्स अप्रोक्सीमेटली। ये 1 रेडियन की वैल्यू है। अगर इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो थोड़ा सा और इसमें आप इसको, मतलब ये एक्चुअली हमें याद रखना है, ये इसलिए हम इसके साथ इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो 1 रेडियन की जो वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 21.8 सेकंड जो है इसको 22 सेकंड भी लिख लेते हैं कई बार, है ना। तो या तो इसको याद रख लो या 22 सेकंड्स अप्रोक्सीमेटली। तो ये अब आगे से हमें याद रहना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। अच्छा, इसके बेस पे अगर मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं, या तो आप इसमें इसका फायदा, मतलब ये यहीं पर चेंज कर देते थोड़ा सा। एग्जांपल 2, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर और यूज पाई इक्वल टू 22/7, ठीक है। तो या तो हम यहां पर इसका फायदा उठा लेंगे कि 1 रेडियन की वैल्यू ये होती है, तो 6 रेडियन की मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब सीधे सीधे मिल जाएगा हमें। या हम फिर से सेम प्रोसेस अपना सकते हैं। देखो, अगर हमें ये वैल्यू याद रही, कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर, तो इसका पहला मेथड क्या होगा? मेथड 1, सिंस 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकंड्स, ये वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली। तो 6 रेडियन कितना हो जाएगा? 6 रेडियन मतलब हमें सीधा सीधा 6 की मल्टीप्लाई करनी है, तो 6 रेडियन विल बी इक्वल टू 6 रेडियन विल बी इक्वल टू, तो 6 की मल्टीप्लाई शुरुआत कहां से करेंगे? सबसे छोटी यूनिट से। देखो, ये ध्यान रखना कि जैसे ही 60 सेकंड्स या 60 सेकंड से ऊपर बनेगा, उसको तुरंत मिनट में कन्वर्ट करके इसमें आगे वाली यानी कि सेकंड से बड़ी यूनिट में ऐड होता रहेगा, ठीक है। जनरली में हम ऐसे करते हैं, जैसे मान लो कहीं बोले भाई 121 सेकंड हो रहा है, 121 सेकंड, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 121 सेकंड ना लेके हम क्या बोलते हैं? 2 मिनट 1 सेकंड, ऐसा। तो जैसे ही सेकंड्स की संख्या 60 से ऊपर होगी, 60 या 60 से ज्यादा, उसको मिनट में कन्वर्ट करके आगे ऐड कर देंगे, और जब ये मिनट 60 या 60 से ज्यादा होंगे तो उसको डिग्री में ऐड कर देंगे, ठीक है। बस इतना का ध्यान देना है। तो सबसे पहली मल्टीप्लाई 6 की 22 सेकंड में होगी, तो जब हमने 22 सेकंड में 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 टू 12, 6 टू 12 और 13, 132 सेकंड हो रहा है, 132 सेकंड। अब 132 सेकंड में 120 प्लस 12 ऐसा लिख सकते हो। ये जो 120 सेकंड है, ये तो 2 मिनट हो गई, ये तो 2 मिनट हो गए ना भाई, 2 मिनट, और ये 12 सेकंड जो है अलग हो गए, तो सेकंड्स तो 12 ही रह गए, सेकंड्स रह गए 12, और जो 2 मिनट है वो यहां ऐड हो गई, यानी कि मिनट कितनी हो गई? 18। तो अब 18 जो मिनट है, अब मल्टीप्लाई तो 6 की करनी है, तो 18 मिनट में 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 48, 48 सॉरी, और 6 1 जा 6 और 4 10, ये 108 मिनट हो गई। लेकिन 60 मिनट में तो 1 डिग्री बन जाता है, तो यहां पर मैं इसको 60 प्लस 48 ऐसा लिख सकता हूं। ये जो 68 मिनट है इसको तो मैं 1 डिग्री बना दूंगा, और ये 48 मिनट अलग से रह गया, तो यहां पर 48 मिनट बनाए रखो, और बाकी का जो 1 डिग्री है वो डिग्री यहां आके ऐड हो गया। तो यहां कितना था? 57 डिग्री था, और ये 1 डिग्री है, तो कितना होगा? 58 डिग्री। अब 58 डिग्री में आप 6 की मल्टीप्लाई करो, तो 6 8 जा 48, 6 5 जा
30 30 और 4 34, तो 348 डिग्री। बस यही आंसर है, 348 डिग्री 48 मिनट और 12 सेकेंड्स ऑलमोस्ट। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं है। आप 21.8 ले चलते, हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन यहां पर आ सकता था, लेकिन डिग्री में नहीं आएगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। और अगर हम इस क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल तरीके से लेके चले, मान लो कि हमें ये बात याद नहीं रही कि भाई 1 रेडियन में ये वैल्यू होती है, तो हम वापस से इस क्वेश्चन को फिर जैसे हमने 1 रेडियन वाला क्वेश्चन किया था, 6 रेडियन वाला क्वेश्चन भी वैसे ही करना पड़ेगा। देखो 6 रेडियन, अब रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए आपको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये रूल है, ये डिग्री बन गया। क्वेश्चन में ही बोला गया है कि पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज कर सकते हैं, यानी कि 6 रेडियन इज इक्वल टू 6 इंटू 180 बाई पाई की वैल्यू 22/7, जो जिससे कट रहा है काटो। अब 3 ये 11 और ये 90, 2 से कट रहे दोनों, बाकी अब 11 से तो कोई कट नहीं रहा, ठीक है। तो ये डिग्री हो गया इतना, ठीक है, ये डिग्री है। 6 9 जा 540 हो जाएगा टोटल, मतलब 600 6 9 जा 54 इंटू 7 अपॉन 11 डिग्री। इसकी फिर से मल्टीप्लाई करो, 700 7 चौक 28 और 35 और 2 37, तो 3780/11 डिग्री हो गया ये, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ये जो 3780 है इसको 11 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो करो, कैलकुलेशन का ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, और मेरे कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ठीक है। तो 11 3 जा 33, 33 हो गई, 4 बच गया, 8 को नीचे ले लिया 44, फिर 4 बच गया 0 3 3, तो 33 हो गया, 7 बच गया, 7 जो है रिमाइंडर हो गया, यानी कि 343 डिग्री है ना। तो कुल मिला के इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3780/11 को 343 डिग्री तो अलग हो गया, इंटू 7/11 डिग्री, 7/11 डिग्री। अब डिग्री से छोटी जो यूनिट है वो है मिनट, तो 343 डिग्री, तो ऐसे कैसे, और इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर लिया, 7 इंटू 60/11, तो ये बन गया है आपका मिनट्स। तो 343 डिग्री इंटू 420/11 मिनट्स। अब आप क्या करो, 420 को डिवाइड करो, 420 को 11 से डिवाइड करो। जब आप 420 को 11 से डिवाइड करोगे तो देखो कितना आएगा, 420 और 11 33 हो गया, 9 बच गया 90, और 88 हो गया, 2 बच गया। यानी कि इसे आप क्या लिख सकते हो, 343 डिग्री एज इट इज, और ये 38 मिनट होके बाकी की जो 2/11 मिनट बची, 2/11 यानी 2/11 मिनट्स, इसको ऐसे रखो। फिर 343 डिग्री 38 मिनट, और जो 2/11 मिनट है इसे आप वापस से सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो 2 इंटू 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बाई 11 सेकेंड्स। सो 343 डिग्री 38 मिनट्स और 20026 12, यानी कि 120 आ गई, 120/11, तो
तो अब हमें 120 को डिवाइड करना है 11 से, तो 120 को डिवाइड करेंगे तो 1, एक ही बच गया, 0 उतार लिया, ठीक है, एक 0 लेना पड़ेगा यहाँ पर, फिर पॉइंट लगा के 0 उतार लो, 100 हो गया, 9, 99, 1 बच गया। तो मतलब ये जो है ना अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कितनी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, 10.9 सेकेंड्स के आसपास, 10.9, 120, हाँ 10.9 के आसपास आ रही है। इसको आप 11 सेकेंड में लिख सकते हो, तो 343 डिग्री 38 मिनट्स और 11 सेकेंड्स अप्रोक्सीमेटली। देखो हमने ये क्वेश्चन दो तरीके से किया, लेकिन आप ये देख रहे होगे इसमें कि यहां पर डिफरेंस आ रहा है, तो वो डिफरेंस इस वजह से है बच्चों, क्योंकि हमने पहले जो 1 रेडियन की वैल्यू यूज की थी वो वैल्यू भी पहले से अप्रोक्सीमेट थी, फिर उसमें हमने जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो वो अप्रोक्सीमेशन और बढ़ता चला गया। लेकिन डिग्री चूंकि बड़ी यूनिट होती है इसलिए वहां चेंज नहीं आना चाहिए, तो वो नहीं आ रहा है। तो आप लोगों को सुझाव ये दिया जाता है कि आप 1 रेडियन की वैल्यू डायरेक्ट यूज करने के बजाय ये मेथड को ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करो, इसमें क्या है एक्यूरेसी ज्यादा आती है, ठीक है। बाकी कोशिश करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद है पहला क्वेश्चन आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, 2 हो गए एक्चुअली क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल 3। एग्जाम्पल 3 क्या है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच, द मिनट हैंड of a watch is 1.5 centimeter long, is 1.5 centimeter long, 1.5 centimeter long. How far does its tip, how far does its tip move in 40 minutes? How far does its tip move in 40 minutes? एक क्वेश्चन ये ले लेंगे और एक क्वेश्चन ले लेते हैं एग्जाम्पल 4, ये ले लेते हैं एग्जाम्पल 4। Find the radius of the circle. Find the radius of the circle. Find the radius of the circle in which a central angle of a central angle of 45 degree, central angle of 45 degree is subtended by an arc of 132 centimeter, is subtended by an arc of 32 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में आपको पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 ही यूज करनी है। यूज पाई इक्वल टू 22/7, यहीं पर लिखो पाई इक्वल टू 22/7। अगर क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला जाता है कि भाई यूज पाई इक्वल टू दिस, तो फिर आपको अपना आंसर पाई में ही छोड़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। तो यूज पाई इक्वल टू 22/7 जनरली क्वेश्चन में लिखा ही रहता है। तो चलो पहले इसी का सॉल्यूशन बना लेते हैं। आगे दोनों क्वेश्चन देख के आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो थीटा इक्वल टू L/R या L इक्वल टू R थीटा वाले क्वेश्चन है ना।
ये देखो, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच ए सेंट्रल एंगल ऑफ 45 डिग्री इज सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ 132 सेंटीमीटर। ये एक सर्कल है और ये आर्क है एक 132 सेंटीमीटर की ए बी, यानी कि आपको L गिवन है, ये L की वैल्यू होगी L इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। ये जो सेंट्रल एंगल है ये 45 डिग्री गिवन है, लेकिन याद करो कि आपको जो एंगल गिवन होता है, यानी कि इस फॉर्मूले में जो आप एंगल यूज करते हो वो तो रेडियन में होता है। तो यहां पर R हमें फाइंड करना है और ये एंगल जो है ना थीटा जो है वो 45 डिग्री दिया गया है। पहले आप इसको रेडियन बदलो, तो 45 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेडियन होता है वो होता है π/4 रेडियन, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होता है आपका, L इक्वल टू आर थीटा, L इक्वल टू आर थीटा। L की वैल्यू क्या है 132, R की वैल्यू बतानी है, पाई की वैल्यू π/4। तो R इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई जाएगा, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4 और 528 बाई पाई सेंटीमीटर। इसे आप ऐसा लिख सकते हो 528 अपॉन 22/7। अब देखो कट रह गई, 2 से 11 बार तो ये कट गया, 2 2 4, 2 6 12, 2 4 8, ओके। 11 2 22, 4 11 4 44, बिल्कुल पूरा ही कट रहा है। तो 7 चौक 28, यानी कि R इज इक्वल टू 28 और 7 2 14 2 16, 168 सेंटीमीटर। तो वो सर्कल जिसकी आर्क लेंथ 132 सेंटीमीटर की है और जो 45 डिग्री एंगल बनाती है सेंटर पर, उसकी रेडियस 168 सेंटीमीटर होगी। यानी कि ये एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। केवल आप इस फॉर्मूला में देखो ना, L इक्वल टू आर थीटा, तीन चीजें हैं L R R थीटा। अब इनमें से कोई भी दो देके आपसे एक पूछ सकता है, तो यहाँ पर आपको L और थीटा गिवन था, R पूछ लिया। हो सकता है अगले कुछ क्वेश्चन में आपको R और थीटा देके L पूछ ले, है कि नहीं। थीटा पूछ सकता है L और R देके, मतलब ये तीन चीजों में से कोई भी दो देके एक आपसे पूछ सकता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम्पल 3 जो लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो है आपको क्या गिवन है, देखो ये घड़ी की बात कर रहा है क्वेश्चन में। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। मतलब एक घड़ी है, उसकी जो मिनट वाली सुई है, मिडिल मतलब मिनट वाली, समझ रहे हो ना बात। तो वो सर्कल में घूमती है, ये तो आप सबको मालूम है। तो जो मिनट वाली सुई है, मतलब एक घड़ी बना लेते हैं यहाँ पर, ये घड़ी बना दी हमने और ये यहाँ पर 12 बज गए समझो। ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। और ये सबसे छोटी सुई रहती है, फिर ये मिडिल जो ये होगी मिनट वाली सुई समझो। तो इसकी जो लेंथ है, अब ये इस सर्कल में घूमेगी, ध्यान देना, ये वाला सर्कल बनेगा इसका ऐसे। तो इसकी जो लेंथ है, अगर मैं ये O मान लूं और ये A है, तो OA 1.5 सेंटीमीटर है। यानी कि सर्कल की जो रेडियस होगी, वो तो R तो आपको समझ में आ गया, तो रेडियस का ही काम करेगा 1.5 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है कि 40 मिनट में कितना घूम जाएगी 40 मिनट में। तो सोचो आप कि 40 मिनट में आपको जो डिस्टेंस कवर करेगी वो आर्क लेंथ तो पता चली जाएगी, क्योंकि आपको तो आर पता है। तो एंगल पूछ रहा है क्या, वो नहीं, एंगल आपको पता करना है। ऑलरेडी समझ में आ जाएगा अभी क्या होता है एंगल इनके बीच में। आपसे वो ये पूछ रहा है कि कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। यानी कि अगर ये इसकी टिप का मतलब ये हो गया, ठीक है, जहां पर एरो मार्क लगा, यानी कि ए पॉइंट। तो 40 मिनट में अगर ये यहां से चलना शुरू करे, तो 40 मिनट में 40 मिनट होने पे कहां पहुंचेगी, यहां पहुंचेगी, यहां पर पहुंचेगी।
ये ऐसे घूमते घूमते भाई ये यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट, फिर 10, 15, 20, 25, ये तो पता ही है। तो आपको ये घड़ी की जो सुई है मिनट वाली वो यहाँ पहुंच गई है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये जो मैंने ये बनाया है, देखो डॉटेड नहीं डार्क वाला, ये डिस्टेंस मुझे पता करना है। तो अगर मैं ये डिस्टेंस पूरा L मानता हूं और मान लो ये यहां पर A डैश पे पहुंच गई, तो इसके लिए मुझे जरूरत है इस एंगल की पूरे की, कि ये एंगल कितना होगा। क्योंकि अगर मुझे ये एंगल मिल गया, R मुझे पता ही है, तो L इक्वल टू R थीटा फॉर्मूला है मेरे पास। अब देखो कितना आसान है, देखो इसको एक पोजीशन इसकी ये भी रही होगी, घूमते हुए जब आई होगी, तो जब ये घूमते हुए यहां से यहां तक आई, तो ये पूरा एंगल यहां तक कितना बन गया, आसान है कि नहीं बताना। सीधी लाइन हो गई है 180 डिग्री, यानी कि पाई हो गया। तो ये एंगल तो पाई है, ठीक। फिर ये इधर आगे बढ़ी होगी, तो ये 7 की सीध में भी आई होगी ऐसे। तो एक एंगल ये बना है और एक एंगल ये बना है, मतलब मुझे सिर्फ ये 2 एंगल और चाहिए, तो मुझे एंगल मिल जाएगा। अब आप मुझे बता सकते हो कि ये पूरा एंगल तो होता है 2 पाई का, 2 पाई यानी कि 360 डिग्री। तो एक एंगल कितना होगा, मान लो मैं आपको बोलूं कि 12 बजे से और 1 बजे के बीच में ये एंगल कितना बनेगा, कोई बता सकता है क्या, मुझे बताओ कितना एंगल बना ये 30 डिग्री। क्योंकि यार देखो ये 1, 2, 3, 12 ऐसे एंगल बन रहे हैं ना, और एक टोटल एंगल का जो सम है वो 360 डिग्री है। तो 360 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री का ही एक एंगल बनाना, ये एक एंगल 30 डिग्री का हो। तो अगर ये 30 है, ये सारे 30 है, तो 180 तो ये था, यहां से लेके यहां तक 180, फिर ये 30 हुआ, फिर ये 30 हुआ, यानी कि 180 प्लस 60, यानी कि अगर डिग्री में बात करें तो 240 डिग्री एंगल बन चुका है। ये पूरा एंगल 240 डिग्री होगा यहां तक। तो एंगल सबटेंडेड बाय एट सेंटर, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर कितना बन जाएगा 240 डिग्री, 240 डिग्री। लेकिन एक्चुअली हमें एंगल तो जो है वो रेडियन में चाहिए होता है फॉर्मूला लगाने के लिए। तो 240 डिग्री को मैंने 240 इंटू पाई बाई 180 कर लिया रेडियन बदलने के लिए। 0 से 0 कैंसिल, 6 से 3 बार कट रहा है और ये 4 बार कट रहा है, तो 4 पाई बाई 3 रेडियन आ गया। थीटा इक्वल टू 4 पाई बाई 3 रेडियन। अब आर पता है, थीटा पता है, पाई की वैल्यू भी पता है, पूछा क्या है एल। सो यूज एल इक्वल टू आर थीटा। आर इज 1.5 सेंटीमीटर इंटू थीटा की वैल्यू आई है 4/3 इंटू पाई, और 3 से ये 0.5 बार कट गई है, ऐसा समझ लो कि 15 से 1.5 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो गया, 6/3, और ये है 22/7, तो 3 2 जा 6, 44/7 सेंटीमीटर। इसमें भी छोड़ सकते हैं आंसर और पॉइंट में भी छोड़ सकते हैं। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल 5। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा बनता है इसके ऊपर। एग्जाम्पल 5 है बच्चों, if the arcs of lengths in 2 circles, example 5, if the arcs of the lengths in, if the arcs of equal lengths, if the arcs of equal lengths in 2 circles, subtends
subtends angles 65 degree, subtends angles 65 degree and 110 degree at the center. At the center. Find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. Find the ratio of their radii. ठीक है, चल समझ। दो अलग अलग सर्कल हैं। एक सर्कल मान लो ये है और एक सर्कल मान लो ये है। सेम साइज के नहीं है, अलग अलग साइज के हैं। उनमें मान लो कि ये पहला सर्कल है और इसमें एक जो आर्क लेंथ है, मान लो ये L1 है, तो ये एंगल बना रही है 65 डिग्री और रेडियस हमने इसकी मान ली R1। दूसरा जो सर्कल है इसमें मान लो ये A डैश है, ये O डैश, A डैश, B डैश और ये आर्क लेंथ L2 है और ये यहां पर 120 डिग्री बना है और इस सर्कल की जो रेडियस है वो R2 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग L1 और L2 जो है वो इक्वल है, तो हमने इसको L मान लिया। और क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वे R1 इज टू R2 का रेशियो क्या होगा, इनकी जो रेडियस है उनमें आपस में क्या रेशियो होगा। ठीक है, आसान है। देखो θ1 L1 by R1, थीटा इक्वल टू L by R होता है, यूज थीटा इक्वल टू L by R। हालांकि थीटा जो है यहाँ पर रेडियन में होता है, तो θ1 जो है यहाँ पर ये रेडियन में ही है और θ2 जो है, θ2 क्या हो जाएगा L2 by R2, L2 by R2। तो θ1 अपॉन θ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा L1 by R1 इंटू, डिवाइड करेंगे तो L2 by R2 ऐसा हो जाएगा। तो L1 और L2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि L1 और L2 आपस में इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। θ1 और θ2 अगर आप ध्यान से देखो तो ये एंगल भी एक दूसरे के डबल है। डबल है क्या? नहीं, डबल नहीं है। 65 है, एक 120 है, तो 60 का डबल हो जाता है 120, तो 130 होना चाहिए था फिर ये। तो एक्चुअली क्वेश्चन में 110 दिया है, तो मैं यहाँ पर 120 लिख लिया, गलत लिखा 110। ठीक है, कोई बात नहीं। तो θ1 को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो R1 by R2 आया है, R1 by R2 वो एक्चुअली θ2 अपॉन θ1 आया है और θ2 और θ1 किस में होना चाहिए? रेडियन में। तो देखो θ2 जो है, θ2 कितना है 110, वो डिग्री में है, तो मैंने इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया तो रियल रेडियन में चेंज हो गया। और θ1 जो है वो 65 है, इसको भी पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी रेडियन में चेंज हो गया। पाई बाई 180 से पाई बाई 180 कैंसिल, 5 से कट रहे हैं, 13 आ गया और 5 गुने 10, फिर 5 गुने 10। तो R1 और R2 का जो रेशियो है वो 22/13 है। दिस इज द रेशियो और दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ द टू गिवन सर्कल्स, 22/13। अब हम इसमें एक थोड़े से डिफरेंट प्रोफाइल का क्वेश्चन लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए। हालांकि ये टॉपिक पूरा का पूरा ही इंटरेस्टिंग है। एग्जाम्पल 6, क्वेश्चन ये है कि भाई एक फील्ड है,
स्क्वायर फील्ड, ये एक स्क्वायर फील्ड है या ग्राउंड कह लो, ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड की जो लेंथ है वो 4 मीटर है। ठीक है, मतलब इस बात को लिख देते हैं, द साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर ग्राउंड, द साइड लेंथ ऑफ a square ground is 4 meter, is 4 meter। ठीक है, now if a man runs around the ground 1 meter away from the sides of the ground, how much distance will he cover? मतलब क्वेश्चन ये है कि भाई ये एक स्क्वायर ग्राउंड है और इस ग्राउंड की जो लेंथ है, क्योंकि स्क्वायर शेप में है तो चारों ही 4 मीटर की है ये। अब एक व्यक्ति जो है वो इस ग्राउंड के चारों तरफ दौड़ता है, चारों तरफ, और वो एक ऐसे ट्रैक को फॉलो करता है जिससे कि उस व्यक्ति का इन हर वक्त इसकी साइड से डिस्टेंस 1 मीटर रहता है। तो क्वेश्चन ये है कि उस व्यक्ति के द्वारा टोटल कितना डिस्टेंस कवर होगा। मतलब समझिए, ये है वो ट्रैक, ये वो ट्रैक है जो 1 मीटर डिस्टेंस पे रहता है हमेशा। समझ गए? तो मान लो एक बंदे ने भागना यहां शुरू किया तो ऐसे यहां से भी देखोगे तो 1 मीटर ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे भागते भागते कहीं भी आप किसी भी पोजीशन पे अगर आप ये चेक करना चाहो कि वो बंदे का डिस्टेंस साइड से कितना है तो वो हमेशा 1 मीटर ही रहने वाला है। ये इस क्वेश्चन का मीनिंग है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया कि ये बंदा कितना डिस्टेंस टोटल कवर करेगा। अब इसमें कई बच्चों को मन में एक क्रांतिकारी विचार आता है, सीधा सीधा जोड़ देंगे 4 4 4 4 हो गया 16। ठीक है, तो वो तो गलत है पूरी तरीके से। क्यों गलत है भाई? जब यहां से मान लो आपने भागना शुरू किया और यहां से यहां तक आप ऐसे भाग लिए, यहां पर बंदा पहुंच गया, 4 मीटर तो यही हो गया। और वो यहां से यहां आएगा तो 4 ये होगा, फिर ऐसे, तो ये जो आया इसका क्या हुआ? और यहां पर पहुंचने के बाद फिर 4 ये चलेगा तो 4 हुआ और फिर ये 4 हुआ, ये तो ये बीच का जो गैप है ये कैसे कवर हो रहा है? तो 16 तो आंसर पूरी तरीके से गलत है। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। तो मेन मुद्दा हमारा यही है, ये जो कवर बन रहा है ना, ये पहली बात तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी, ये यहां पर कर्व बनेगा क्योंकि उसको ऐसे टर्न करना है। तो हमने क्या किया, इसको निकालने के लिए यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये भी और ये भी। ठीक है, और मैं एक जगह बना के बताता हूं कि कैसे बनेगा। देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई वो हमेशा 1 मीटर के डिस्टेंस पे रहता है, यानी कि ये 1 है तो ये भी 1 है। तो यहां पर ये एक सर्कल बनेगा, ऐसा सर्कल, और ये लेंथ कहीं से भी देखोगे तो इस सर्कल की रेडियस 1 रहने वाली है। तो ये एंगल कितना बना भैया? आपने इस पे परपेंडिकुलर डाला, यहां पर परपेंडिकुलर डाला, तो ये कितना हुआ? 90 डिग्री हुआ ना। तो ये एंगल बना π/2। तो ये L अगर मानो मैं इसको, तो जितनी L यहां होगी उतनी ही L यहां पर होगी, उतनी ही L यहां पर होगी और उतना ही L यहां पर होगा। तो टोटल डिस्टेंस
यानी कि डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, कवर्ड बाय द पर्सन विल बी इक्वल टू 16, तो ये टोटल हो जाएगा 16 तो चलना ही है उसको, पक्की बात है, प्लस 4l, एक l वो कॉर्नर वाला, एक l ये, एक l ये, एक l ये, तो टोटल 4l। अब बात आती है कि l की वैल्यू क्या होगी, तो आसान है एकदम भाई, ये तो एक सर्कल का पार्ट है ना यार, तो l इक्वल टू क्या होता है r थीटा, l इक्वल टू क्या होता है, l इक्वल टू होता है r थीटा, r की वैल्यू 1 है और थीटा की वैल्यू है पाई बाई 2, तो l की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाई 2 आ गई ना। यही तो पढ़ा आपने सर्कल में कि अगर आपको सर्कल के रेडियस पता है, आर्क लेंथ बतानी है और आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पर कितना एंगल बन रहा है वो आपको पता है, तो आप आर्क लेंथ बता सकते हो, l इक्वल टू आर थीटा। तो जैसे आपने l इक्वल टू आर थीटा लगाया तो ये पाई बाई 2 आ गया, तो 16 प्लस 4 इंटू पाई बाई 2, तो 16 प्लस 2 पाई। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। क्लियर? अब ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है ना, अगर मैं इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट पैदा करूं, ये तो था स्क्वायर फील्ड, है ना। अब मान लो आपको एक ऐसा ग्राउंड दिया जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप में है, इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप में ग्राउंड है, और आपको ये बताना है, मतलब सेम ही है कंसेप्ट, तो कंसेप्ट सेम ही रहेगा। क्या है कंसेप्ट कि भाई ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ए बी सी, ए बी और सी। मान लो कि इस इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड लेंथ है वो 3 मीटर है, 3 मीटर, ठीक है। अब फिर से वही क्वेश्चन है, मान लो ये एक ग्राउंड है जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की शेप में है, और आपको पूछा गया कि भाई एक व्यक्ति है जो इस तरीके से दौड़ता है अवे फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, या फ्रॉम अवे फ्रॉम द साइड्स ऑफ द ग्राउंड, जो कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की फॉर्म में है, इस तरीके से दौड़ता है कि उसका हमेशा यहां से डिस्टेंस 1 मीटर ही रहता है। सेम क्वेश्चन जो कि हमने अभी अभी किया था, सेम क्वेश्चन है, वो इस तरीके से दौड़ता है कि उसका 1 यूनिट ही रहता है डिस्टेंस। ये डिस्टेंस 1 रहता है। अगर आप यहां से परपेंडिकुलर इसको डालते हो, ये या ये परपेंडिकुलर आप डालते हो यहां पर, तो ये जो है ना ये 1 मीटर रहता है। कहीं से भी डालोगे तो परपेंडिकुलर 1 मीटर रहेगा, ये 1 है, ये 1 है। ऐसे यहां से आप इसको परपेंडिकुलर डालोगे तो ये 1 मीटर है, यहां से परपेंडिकुलर डालते हो तो ये 1 मीटर है, और ऐसे यहां पर परपेंडिकुलर डालो तो ये 1 मीटर है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई अगर इस ग्राउंड के चारों तरफ बंदा 1 मीटर की दूरी पे घूमता है इसकी साइड लेंथ से, तो वो टोटल कितना डिस्टेंस कवर करेगा। फिर से सेम क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब आपका जो राउंड बनेगा वो यहां से बनेगा, ये सर्कुलर पाथ बनेगा। ये 1 है ना, तो 1 रहना चाहिए, ये 1, एक ये मुझे पाथ चाहिए और एक ये मुझे पाथ चाहिए, राउंड घूमेगा। तो अगर मैं ये लेंथ L मानता हूं तो ये लेंथ भी L होगी और ये लेंथ भी L होगी। तो इस बार टोटल डिस्टेंस कवर कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, covered by the person will be equal to 9 प्लस बाई 3 प्लस 3 प्लस 3 तो चलना ही है उसको, तो 9 तो रहेगा ही रहेगा, 9 प्लस 3L।
अब सवाल उठता है कि ये एल हम कैसे निकालेंगे। तो एल निकालने के लिए हमें नीड किस चीज की है, हमें एल निकालने के लिए ये एंगल चाहिए, ये एंगल चाहिए, क्योंकि अगर मुझे ये एंगल मिल गया, आर मुझे पता है ये सर्कल का पार्ट है ये, तो एल इक्वल टू आर थीटा में लगा के इसको निकाल सकता हूं। तो ये एंगल हम कैसे निकालेंगे, देखो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये कितना है π/3। ये यहां पर अल्टरनेट एंगल्स नहीं है, ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स भी नहीं है, ताकि कभी ये सोच लो कि ये π/3 तो ये भी π/3 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप एग्जैक्ट डायग्राम बनाओगे तो आपको दिखेगा कि ये एंगल बड़ा है। तो ये जो एंगल है ये है π/3 और ये एंगल है π/2 और ये एंगल भी π/2 है, क्योंकि आपने परपेंडिकुलर डाला था। तो π/2 प्लस π/2 प्लस π/3 और पूरा होना चाहिए था कितना 2π, मतलब अगर मैं इसको थीटा मानूं तो प्लस थीटा, इन सबका सम मिला के टोटल पूरा एक सर्कल बन गया। तो ये टोटल 2π होना चाहिए। तो थीटा इक्वल टू कितना आ गया, पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3। जैसे ही मेरे पास थीटा आया और मैंने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि L इक्वल टू आर थीटा होता है, तो 9 प्लस 3 इंटू एल की जगह लिख लिया आर थीटा। तो 9 प्लस 3, आर की वैल्यू कितनी है 1 है और थीटा की वैल्यू कितनी आई है 2π/3। 3 से 3 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चों 9 प्लस 2π, 9 प्लस 2π। तो बच्चों यहां पर आपका जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल्स था कि हम किन किन यूनिट्स में एंगल का मेजर करते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा आइडिया और दे रहा हूं, उसके बाद हम ये लेक्चर खत्म कर लेंगे। देखो ये है साइन स्कीम या साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शंस इन क्वाड्रेंट्स, इन क्वाड्रेंट्स, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन क्वाड्रेंट्स। पहली बात तो आप ये समझो कि एंगल को हम मेजर करने के लिए किस तरीके से यूज करते हैं, ये बात समझना जरूरी है। देखो आप सबको पता है कि एंगल के लिए एक बेस लाइन होती है और एक रिवॉल्विंग लाइन होती है। अगर मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ये जो है ना ये बेस लाइन है, यानी कि ये फिक्स है OA, ये बेस लाइन है OA, और ये कोई भी एक रिवॉल्विंग लाइन है, वो ऐसे भी घूम सकती है ऐसे भी घूम सकती है। तो ये जो रिवॉल्विंग लाइन है अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव बनता है, पॉजिटिव एंगल। फिर सुन लो, अगर रिवॉल्विंग लाइन बेस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगी तो एंगल जो है वो पॉजिटिव लिया जाता है। ये पूरी की पूरी टर्मिनोलॉजी या कन्वेंशन जो है पूरी ट्रिग्नोमेट्री में यूज होगा। और अगर ये बेस लाइन है आपका OA, ये बेस लाइन है, लेकिन रिवॉल्विंग लाइन जो है आप बेस लाइन के साथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, ऐसे इस टाइप से, मतलब ये ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज, मतलब ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, और ये है क्लॉकवाइज। तो अगर एंगल यानी रिवॉल्विंग लाइन क्लॉकवाइज घूम रही है तो जो एंगल मेजर वो करेगी, यहां पर एंगल जो है वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव एंगल। तो इस बात का ध्यान रखना, पूरी ट्रिग्नोमेट्री में काम आने वाला है। अब हम बात कर रहे थे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन क्वाड्रेंट्स। देखो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सबको पता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, यानी कि जो 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेकेंड, कोट, ये सभी 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। क्यों पॉजिटिव होते हैं वो मैं अभी बताऊंगा आपको। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका उल्टा रेसिप्रोकल यानी कि कोसेक, ये पॉजिटिव होते हैं। तो इन दोनों को छोड़ के बाकी जो 4 है वो निगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और इसका रेसिप्रोकल कोट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 निगेटिव होते हैं। इस बात को ऐसे भी याद रख लेते हैं कई बार बच्चे, ASTC, ऑल साइन टेन कोस, ऑल मतलब सब पॉजिटिव, साइन बोला तो साइन और उसको उल्टा कोसेक, सबको पता है। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा यानी कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और उसका उल्टा यानी कि ये पॉजिटिव, बाकी 4 नेगेटिव। और फोर्थ में सी कोस मतलब कोस और उसका उल्टा यानी कि सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी 4 नेगेटिव होते हैं। या तो आप ASTC से याद रख लो, या कई बार ऐसे भी याद रख लेते हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, ये भी बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है। ASTC, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे भी याद रख लेते हैं कई बार ASTC को। और कई बार ऐसे भी याद रख लेते हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हालांकि कई बच्चों ने मुझे बताया कि सर आफ्टर स्कूल टू सिनेमा भी अच्छा है, लेकिन कोरोना काल चल रहा है तो सिनेमा हटा दो भाई, है ना। तो ASTC आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, और जैसे याद रखना रखो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये ASTC याद रहना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड में केवल टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो उसका रीजन क्या है? देखो, आप सबको ये मालूम है क्वाड्रेंट सिस्टम के बारे में कि भाई फर्स्ट ये 2 परपेंडिकुलर लाइंस, ये जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्चुअली ऐसे बोलो कि ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन। इधर की तरफ जाएंगे तो ये हम एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है, और इसे वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन होती है, राइट। तो अब आप एक बात देखो, मान लो कि यहां पर आपका कोई ट्रायंगल बना, ये कोई ट्रायंगल बना ऐसा, और ये एंगल थीटा है। अगर मैं इसका नाम रखूं यहां पर PQ, ये कोई ट्रायंगल है, तो आप ये देखो, ये जो लेंथ होगी A, ये पॉजिटिव ही होगी ना, क्योंकि इधर मेजर किया आपने, Q के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, A,0, और ये लेंथ अगर B है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए P के A,B। लेकिन ऊपर की तरफ मेजर किया है और ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है, तो मतलब B भी पॉजिटिव है। और जो अंडर रूट, ये हाइपोटेनस जो आएगा इसका, जो OP है, ये आएगा अंडर रूट A² प्लस B², अंडर रूट A² प्लस B²। तो इसमें जो है, आप एक बात देखो कि चाहे ये हो चाहे ये हो, अब आप साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक कुछ भी फाइंड करें, कुछ भी, तो आप एक बात देखो कि साइन निकालोगे तो क्या आएगा, साइन थीटा b अपॉन दिस, कोस निकालोगे तो b अपॉन दिस। चूंकि तीनों साइड्स पॉजिटिव ही हैं, तो आप कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे तो वो पॉजिटिव ही आएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? अब बात करते हैं, अगर यही काम सेकंड क्वाड्रेंट में हो रहा होता, मतलब तीनों साइड्स पॉजिटिव है इसलिए ऐसा हुआ, लेकिन अगर मैं यही बात आपको सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बोलूं, ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये एंगल थीटा है, तो इस बार ये जो डिस्टेंस है ना Q, ये एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो इधर जो A है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि बेस वाली जो वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। ये B रहा और ये रूट A² प्लस B² पॉजिटिव ही रहा। तो जिसमें भी, यानी कि जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यूज होगा वो तो पॉजिटिव रहेंगे। क्यों? ये दोनों पॉजिटिव है।
लेकिन जिसमें भी बेस आ जाएगा, बेस तो नेगेटिव है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में मेजर किया है, तो जिसमें भी बेस हाइपोटेनस या बेस परपेंडिकुलर यूज होगा वो नेगेटिव होंगे। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस यूज होता है साइन में और कोसेक में, इसलिए केवल वो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार नेगेटिव। अब यहां पर अगर हम बात करें तीसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होगा, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव अपॉन नेगेटिव करेंगे तो केवल पॉजिटिव होगा, बाकी ये तो पॉजिटिव ही आने वाला है। तो जिसमें ये बेस और परपेंडिकुलर यूज होगा वो पॉजिटिव आएगा, वो होता है tan कोट में, क्योंकि नेगेटिव अपॉन नेगेटिव तो पॉजिटिव होता है, इसलिए tan कोट पॉजिटिव, बाकी चार नेगेटिव। और यही बात जो है यहां पर लागू होती है फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहां पर ये पॉजिटिव होगा लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा, तो बेस और हाइपोटेनस जहां यूज होता है वो पॉजिटिव होंगे, बाकी चार नेगेटिव होंगे। और बेस और हाइपोटेनस यूज होता है सेक में और कोस में, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी चार नेगेटिव होते हैं। तो उम्मीद है बच्चों ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, क्योंकि अभी तक आप लोग 10th क्लास तक फर्स्ट क्वाड्रेंट में घूम रहे थे। जब आपको ये बोला जाता है कि भाई साइन थीटा की वैल्यू ये है तो बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बताओ, तो उस केस में आप लोग क्या करते थे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, सबको पॉजिटिव में लिख देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और किस में नेगेटिव है। तो अगले लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ASTC रूल यानी कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, एंड वी विल स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, सारे वीडियोज को अच्छी तरीके से देखिए। बी हैप्पी, कीप लर्निंग, थैंक यू।